अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द क्लास ऑफ सेकंड ईयर। अब आप जो हैं एफएससी में बड़े बच्चे हो गए, तो मैंने पहले आपसे कुछ बातें शेयर की थी। तो अब बेटा हम 16 चैप्टर जो है वो शुरू कर रहे हैं। तो उसकी एक बेसिक वजह जो है वो ये है कि अभी बहुत सारे आपके क्लास फेलोज जो हैं वो क्लास का मेंबर्स नहीं बने हैं। कुछ के फ़ोन के प्रॉब्लम्स हैं, कुछ के नेट के प्रॉब्लम्स हैं, और कुछ अभी जो है वो एडमोडो एप्लीकेशन को सीख रहे हैं। तो इसलिए जो है हमने बेसिकली तो जो है 7 चैप्टर से शुरू करना था, लेकिन मैंने फिर जो है वो एक आसान सा चैप्टर जो है वो इस बुक में से चूज़ कर लिया है, ताकि जो है वो हमारी जो है वो कहते हैं ना सवारियाँ पूरी हो जाएं, तो फिर जो है वो हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना होंगे। बड़ा जी सेकंड ईयर की जो केमिस्ट्री है वो एक अप्लाइड टाइप केमिस्ट्री है। तो इसमें बेसिकली किस तरह से आपको हम सिखाएंगे वो सारा आपके ऊपर ज़्यादा हमारा सिखाने का काम बहुत कम है। तो इसको हम 2 हिस्सों में 16 चैप्टर्स हैं। इन 16 चैप्टर्स को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। जो है 8 में जो है पहले से लेके छठा तक जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और फिर उसके बाद जो है 7 से लेके जो है वो 40 तक 8 चैप्टर जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। 15 चैप्टर जो है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का है, और 16 चैप्टर जैसा कि आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा कि ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का है। तो हम इसको 8 किस तरह से कर लेते हैं कि वो जो पहले 6 हैं ना उनके साथ 15 और 16 को भी डाल के ना दोनों को कह देते हैं कि वो इनऑर्गेनिक हैं। तो हालांकि वो डिफरेंट है, लेकिन हम अपनी सहूलत के लिए ऐसा कैटेगराइज कर लेते हैं। तो अब बेटा जी काम की तरफ चलते हैं कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है इसकी पहले एक डेफिनेशन आपकी किताब में से ही मैंने चूज़ की हुई है। तो मैंने वो लंबी चौड़ी को जो है वो थोड़ा सा आसान कर दिया है। पहले नंबर पे आपकी डेफिनेशन मौजूद है। इस डेफिनेशन में आपको क्या बताया जा रहा है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द सोर्सेस, रिएक्शंस, ट्रांसपोर्टेशन एंड इफेक्ट्स ऑफ केमिकल्स एंड पॉल्यूटेंट्स ऑन द एनवायरनमेंट। यानी केमिकल्स या पॉल्यूटेंट्स जो हैं जो इन्वायरमेंट को मुतासर करते हैं, उनके सोर्सेज क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से वो पैदा होते हैं, किन रिएक्शंस के थ्रू पैदा होते हैं और किन रिएक्शंस के ज़रिए से वो हार्मफुल हो जाते हैं। हाउ दे आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम देयर सोर्स पॉइंट टू डैमेजिंग पॉइंट। मसलन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो ट्रोपोस्फियर में पैदा होती है, लेकिन जो है वो स्ट्रेटोस्फियर में जाके ओजोन को डैमेज करती है। इसी तरह से एसिड रेन्स जो हैं वो उन इलाकों में जो है वो पैदा होती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो बड़े पॉपुलेटेड एरिया, जहाँ पे फैक्ट्रीज ज़्यादा हो या आबादी बहुत ज़्यादा हो, लेकिन फिर उसके असरात जो हैं वो जंगलों पे भी हो सकते हैं, फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स यानी दूर जगहों पे भी हो सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन की उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के। तो बेटा जी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में का स्कोप क्या है? बेसिकली इसका स्कोप क्या है? पेज नंबर आपकी किताब जो है पेज 307 पे डेफिनेशन वहीं से मैंने चूज की हुई है, आप देख सकते हैं। तो बेटा जी इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री का बेसिकली स्कोप क्या है? कि ये बेसिकली तमाम सब्जेक्ट्स का एक
कंबाइंड किस्म का, अलाइड किस्म का नॉलेज है। इसमें हम बायोलॉजी, फिजिक्स, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, यानी जो सीवेज वाटर है या सीवेज वाटर है, सीवेज वेस्ट है, इंडस्ट्रियल सीवेज वेस्ट है, इसको किस तरह से टिकाने लगाना है, एंड इट्स इंजीनियरिंग, वो कैसे मुंतकिल कैसे करने हैं, हाउ दे आर डिस्पोज्ड ऑफ, ये सारा कुछ इसमें डिस्कस किया जाता है। तो इसका बेसिक स्कोप जो है वो बुनियादी तौर पर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को जो है वो डिस्कस करना है, उसको एड्रेस करना है, उसकी काजेस को, उसके रेमेडीज को यानी सॉल्यूशंस को डिस्क्राइब करना है। तो बेटा जी, अगर environmental chemistry is all about the environmental pollution, then what is environmental pollution? ये डेफिनेशन आपके सामने मैंने environmental pollution की लिखी है, the substances in the environment which have adverse effects on human health, इंसानों को बीमारियां पैदा करते हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ से मुराद तमाम दूसरी जो डिफरेंट स्पीशीज इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर रहती हैं और भी हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स, मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स, मुख्तलिफ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारे साथ इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर रहते हैं, उनको भी ये डैमेज करती है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो सब्सटेंसेस इन द एनवायरनमेंट व्हिच हैव एडवर्स इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन health, quality of life, or the natural functioning of ecosystem are called pollutants. Natural functioning, बेटा जी, इकोसिस्टम के 3 बेसिक प्रोसेसेस होते हैं। नंबर 1 जो है सर्कुलेशन ऑफ केमिकल्स, जैसे आपने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ रखा है कि वो लिविंग से नॉन लिविंग से फिर लिविंग में मूव करती रहती है नाइट्रोजन, इस तरह की ये एक प्रोसेस है सर्कुलेशन ऑफ केमिकल्स, ये एक फंक्शन है इकोसिस्टम का। दूसरा फूड चेन्स, अंदर फूड का चलना, एक से दूसरे से फूड चेन्स का मूव करना, में फूड की सूरत में एनर्जी का और मैटर का फ्लो करना। तीसरा यानी फीडिंग प्रोसेस हम उसे कह देते हैं, फीडिंग फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम कह देते हैं। तीसरा एनर्जी फ्लो। तो कोई भी सब्सटेंसेस जो के सर्कुलेशन ऑफ केमिकल्स इन द इकोसिस्टम, feeding functioning of ecosystem and energy flow in the ecosystem, इन सब को डिस्टर्ब करते हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब करते हो, ह्यूमन हेल्थ को, वो सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं, आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो बेटा जी, इसको अगर environmental chemistry is all about the environmental pollution, then what is environment? हमें सबसे पहले जो है वो ये पता होना चाहिए कि environment क्या है, माहौल क्या है। अगर मैं मुझे आपसे पूछूं environment क्या होता है, माहौल, but in science what is environment? There is a proper definition, surrounding conditions, किसकी, मेरी, हाँ जी, आपकी, हाँ जी, प्लांट्स की, हाँ जी, अदर एनिमल्स की, हाँ जी, यानी हर लिविंग बीइंग की जो भी सराउंडिंग कंडीशंस हैं विच सपोर्ट लाइफ, जो जिंदगी को सपोर्ट करते हैं। ये ना समझे कि सिर्फ हम ही जिंदगी, हम ह्यूमंस इज लाइफ है, नहीं, इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर लाइफ हम अकेलों की वजह से नहीं है, ये बातें होती रहेंगी, ठीक है। मेक एनवायरनमेंट, ये क्या, ये सारी सराउंडिंग कंडीशंस मिलकर क्या बताती हैं, जो जिंदगी को सपोर्ट करती हैं, वो क्या बताती हैं, एनवायरनमेंट। तो बेटा जी, एनवायरनमेंट को 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं आपकी किताब में वैसे भी, ठीक है ना जी। तो बेटा जी, 4 मेजर कंपोनेंट्स में पहला कंपोनेंट कौन है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को डिफाइन किया गया है, आपकी किताब की लाइंस ही मैंने कोड कर दी है, डैश डैश का मतलब है कि दरमियान में लाइन में किताब से जरा पढ़ के सुनाता हूं। द लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक हो गया जी, डेफिनेशन आ गई एटमॉस्फेयर की। कल ये ना कहें जी सर एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन नहीं होती, एटमॉस्फेयर तो एक आम सा लफ्ज है, एटमॉस्फेयर का मतलब है जी हवा, ठीक है ना जी।
तो मैंने ला लेनी है जूता और आपका सर मेरा जूता, फिर ना कहना। मैं प्रॉपरली आपको आपकी किताब में से एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन बता रहा हूँ। द लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर एंड second point is its composition. Second point is its composition. It consists of various gases in different proportions. Nitrogen 78%, oxygen 21%, argon 0.9%, carbon dioxide 0.03%, and trace amounts में थोड़ी थोड़ी मकदार में दूसरी गैसेस भी पाई जाती हैं। हाइड्रोजन, ओजोन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम, neon, argon, krypton, xenon, etc. It also contains varying amounts of water vapors. बेटा जी इसके बाद एटमॉस्फेयर की बात शुरू हो गई है। क्या डेफिनेशन और थिकनेस के बाद इसकी थिकनेस। तो मैंने एक छोटा सा आपके सामने एक सीनरी बनाई है। ये पहाड़ बनाए हैं, पहाड़ों के ऊपर दरख्त बना दिए हैं, ये बादल बना दिए हैं मैंने, ये सूरज बना दिया है, ठीक हो गए, परिंदे बनाए हैं, दरख्त बनाए हैं, ह्यूमंस और जानवर, ये दरमियान में पानी की झील भी बना दी है। तो जो एटमॉस्फेयर है इसकी हमारे प्लेनेट अर्थ के अंदर तकरीबन जो थिकनेस है फ्रॉम अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, हमारी इस जमीन जिसके ऊपर हम चलते फिरते हैं, पहाड़ों की बुलंदी से लेके ऊपर तक 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। while half of its mass, जितनी हमने कंपोजिशन में गैसेस पढ़ी हैं, इनमें से आधी से ज्यादा गैसेस जो हैं दे आर जस्ट प्रेजेंट इन 5 to 5.6 किलोमीटर जो है लोअर हिस्से में पाई जाती हैं। द गैस एटमॉस्फेयर, इनके फंक्शंस क्या हैं बेटा जी। एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली गैसेस हमारे लिए 3 बेसिक, वैसे मैं आपको बहुत सारे बता सकता हूँ, बट रिमेंबर वी शुड रिमेन टू द पॉइंट। हमें अपनी किताब के मुताबिक ही चलना है, ठीक है ना जी। यही आपका ऑथेंटिक सवाल है, यही ऑथेंटिक जवाब है, हमने इसी को ही पूरा करना है। तो सबसे पहले जो है अब एटमॉस्फेयर में जो गैसेस पाई जाती हैं वो कॉस्मिक रेज एंड अल्ट्रावायलेट रेज, व्हिच आर वेरी हाई एनर्जी रेज व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, उनको दे अब्सॉर्ब्स एंड प्रोटेक्ट्स द लाइफ ऑन द सरफेस ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट अर्थ फ्रॉम देयर हार्मफुल इफेक्ट्स। अगर ये गैसेस मौजूद ना हो और तो ये कॉस्मिक एंड अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो प्लैनेट अर्थ के निचले हिस्से में, अगर एटमॉस्फेयर के निचले हिस्से में अगर ये पहुंच जाए, ठीक है ना जी, तो बेटा जी 3 बेसिक लेयर्स हैं। इस 1000 किलोमीटर को अगर हम डिवाइड कर लें ना जी, इस 1000 किलोमीटर को डिवाइड कर ले तो पहला है ट्रोपोस्फियर, जहां पे ट्रॉपिक्स लाइफ पाई जाती है। दूसरा जो है वो बेटा जी मीजोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर से भी एक ऊपर होता है जिसे हम टोपोस्फीयर कहते हैं, सबसे ऊपर वाला टोपो, ट्रॉपिक्स से जहां पे ह्यूमन लाइफ, ट्रॉपिक्स कितने, ठीक है ना, पाए जाते हैं वगैरह वगैरह। तो ये इस तरह से, तो यहाँ तक अगर रेडिएशन ट्रोपोस्फियर में पहुंच जाए तो फिर बेटा जी नॉर्थ पोल पर, साउथ पोल पे पाई जाने वाली बर्फ पिघल जाए, और वो बर्फ पिघल के क्या होगी, पानी बन जाएगी, फ्लड्स, ठीक है ना, समुद्र ज्यादा फैल जाएंगे, तो ऐसा हो जाएगा। मैंने एक आइडिया आपको दिया है। उसके अलावा एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली डिफरेंट गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए जरूरी है, ब्रीथिंग के लिए जरूरी है, नाइट्रोजन जो है उसको सॉइल में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए, और प्लांट्स को जो है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो उसके अलावा एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले वाटर वेपर्स जो हैं वो लाइफ को मेंटेन, देखिए यही वाटर वेपर्स जो है वो क्लाउड्स बनते हैं, रेन्स बनते हैं, स्नो बनते हैं, तो वाटर साइकिल मुकम्मल होता है, और इसी की वजह से प्लैनेट अर्थ के ऊपर लाइफ का एक जो है वो सिस्टम मेंटेन रहता है। तो उसके अलावा जो है हमारा ये जो एटमॉस्फेयर है ये पूरे
प्लेनेट अर्थ के पूरे सफियर को जो है इसका हीट बैलेंस मेंटेन करके रखता है, ठीक है ना जी। तो गर्म हवा जो है वो एक तरफ से चलती है, दूसरी तरफ पहुंच जाती है, ये हीट को जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करती रहती है। तो नहीं, अगर ये ऐसे ना हो, अगर देखें एयर और विंड में क्या फर्क होता है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। अगर एयर मूव ना करे तो क्या होगा, एक हिस्सा जब बहुत ज्यादा गर्म ही होता जाएगा तो ये अनबैलेंस हो जाएगा। सेकंड कंपोनेंट इज हाइड्रोस्फीयर। प्लेनेट अर्थ का एनवायरनमेंट का दूसरा कंपोनेंट कौन है, हाइड्रोस्फीयर। तो बेटा जी किताब में इसकी डेफिनेशन मौजूद है, पहले जरा डेफिनेशन पहली लाइन में ही मौजूद है, मैं डेफिनेशन आपको पढ़ के सुना देता हूँ। क्या लिखी हुई है, हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल वाटर बॉडीज, मेनली वो वाटर बॉडीज कौन है, ओशियंस हैं, रिवर, स्ट्रीम्स, लेक्स, पोलर आइस कैप्स, ग्लेशियर्स एंड ग्राउंड वाटर रिजर्वायर्स, वाटर बिलो अर्थ सरफेस, वाटर बिलो अर्थ सरफेस। तो यहाँ तक जो है ये आपकी क्या बन गई है, डेफिनेशन बन गई है। अब फिर आ जाए इसकी कंपोजिशन की तरफ। बेटा ये ग्लेशियर्स क्या होते हैं, मूविंग स्नो, जब फ्लोइंग स्नो इज कॉल्ड, जब स्नो जो है उसकी लेयर्स फ्लो करना शुरू कर देती हैं तो वो ग्लेशियर्स कहलाते हैं। तो इसी तरह से जब पानी फ्लो करता है तो उसे रिवर कहते हैं, वगैरह वगैरह। खैर, तो कंपोजिशन बेटा जी ओशियंस, उसके अलावा जो है आइस कैप्स, पोलर आइस कैप्स दो, और तीसरा जो है वो कौन है जी, फ्रेश वाटर। तो ये पूरे हाइड्रोस्फीयर की कंपोजिशन है। ओशियंस जो है वो 97 ऑफ टोटल वाटर, प्लेनेट अर्थ में जितना पानी मौजूद है उसका 97% कौन है, ओशियन वाटर, मेरीन वाटर। हाईली साल्टेड होता है और इस हाईली साल्टेड होने की वजह से इट इज नॉट गुड फॉर कंजम्पशन, इट इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन यूजेस एंड ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग एंड बाथिंग पर्पसेस। तो एनी हाउ जो है मिडल ईस्ट में जो अरेबियन, मिडल ईस्ट और इस तरह से अरेबियन कंट्रीज हैं वो समुद्र के पानी को में से साल्ट हासिल करते हैं वगैरह, बर्फ को एक रहता ये है, उससे ड्रिंकेबल पानी भी निकालते हैं साल्ट्स को रिमूव करके। तो अब ये बड़ा जी दूसरा नंबर पे आ जाता है पोलर आइस कैप्स, ये 2% बनाते हैं, ये फ्रोजन वाटर है, ठीक है जी। पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स ये 2% ऑफ टोटल वाटर जो है उसका ये 2%, जबकि फ्रेश वाटर जो है वो जस्ट 1% ऑफ टोटल। और ये 1% को अब आप क्या कर लें, इसी 1% को क्या बना लें, 100% बना लें, ठीक है ना जी। तो इस 100% के सरफेस वाटर, ये दो सूत्रों में फ्रेश वाटर हमारे पास पाया जाता है, एक सरफेस वाटर जो कि रिवर, कैनाल, स्ट्रीम्स इसकी सूरत में, लेक्स की सूरत में, और दूसरा जो है वो अंडरग्राउंड रेजरवायर्स हैं इस वाटर के, वो भी हमारे पास मौजूद हैं। तो इसको अगर आप 1% को 100% बना लेना जी, तो इस 100% में से इसके यूजर्स ऑफ फ्रेश वाटर को कहाँ यूज किया जाता है, 69% एग्रीकल्चर में 69% है, उसके बाद इंडस्ट्री में 23%, और फिर उसके बाद डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए जो है वो जस्ट डोमेस्टिक घरों में, पूरी दुनिया के घरों में जो है वो 8% वाटर जो है वो इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आपको याद करने हैं। तो ये एमसीक्यूज में ये वाला बहुत ज़्यादा आता होता है, एक ये वाला पॉइंट एमसीक्यूज में आता होता है, और एक ये वाला, ठीक है ना जी, कि ये एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा आता है। तो इस तरह से बेटा जी तीसरा कंपोनेंट जो है वो कौन है, एनवायरनमेंट का लिथोस्फीयर।
लिथोस्फीयर। लिथो का मतलब है असल में, लिथो मीन्स रॉक। लिथो मीन्स क्या है? रॉक। तो प्लैनेट अर्थ का वो हिस्सा जो कि रॉक वाला है, यानी रिजिड। इसकी डेफिनेशन पहले मौजूद है, डेफिनेशन जरा किताब से पढ़ लेते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ रिजिड रॉकी क्रस्ट, ठीक है ना जी, रिजिड रॉकी क्रस्ट। तो इसको ना क्रस्ट दैट एक्सटेंड टू द डेप्थ ऑफ 100 किलोमीटर। फिर उसके बाद आगे मेंटल शुरू हो जाता है, फिर उसके आगे जो है वो कोर शुरू हो जाता है। और द हैवी इंटीरियर ऑफ अर्थ मेकिंग ऑफ अर्थ्स मैस। यहाँ तक ये डेफिनेशन लिथोस्फीयर की जाएगी, डेफिनेशन। उसके बाद फिर इसकी बड़ा जी क्या आ जाती है? कंपोजिशन। लेकिन याद रखें कि पहले ही लिथोस्फीयर को 3 हिस्सों में, ऊपर वाला कौन है? अर्थ क्रस्ट, ठीक है, जो कि 100 किलोमीटर का है। उसके नीचे जो है वो कौन मौजूद है? मेंटल। और फिर सबसे इंटीरियर वन जो है वो हैवी इंटीरियर वन जो है वो कौन है? कोर। कुछ कंट्रीज जो है वो अब कोर तक जो है वो ड्रिलिंग कर रहे हैं मेटल्स, प्रीशियस मेटल्स को जो है वो हासिल करने के लिए। तो बहरहाल इसकी कंपोजिशन बेटा जी जरा गौर से देखें। पहले जो है वो 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि 99.5% ऑफ जो है वो लिथोस्फीयर बनाते हैं। 99% ऑफ लिथोस्फीयर। वो 11 एलिमेंट्स की लिस्ट आपकी किताब में मौजूद है, मैं पढ़ देता हूँ। ऑक्सीजन 46.60%, सिलिकॉन अप्रोक्सीमेटली 27.72%, एल्यूमिनियम यानी सबसे ज्यादा अबंडेंस में कौन है? ऑक्सीजन है। फिर दूसरे नंबर पे सिलिकॉन, तीसरे में एल्यूमिनियम, चौथे में आयरन, पांचवें पे कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, कैलियम जिसे कहते हैं, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, हाइड्रोजन एंड फास्फोरस। तो फास्फोरस जो है वो टोटल लेस देन 1%। तो अब बेटा जी जो है टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस ये मिलकर जो है वो लेस देन 1% है। कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि ट्रेस एलिमेंट्स थोड़ी मकदार में भी लिथोस्फीयर में पाए जाते हैं। 0.1 to 0.02% और कार्बन, मैंगनीज, सल्फर, बेरियम, क्लोरीन, क्रोमियम, फ्लोरीन, जिरकोनियम, निकल, स्ट्रोशियम एंड वनेडियम। तो ये एलिमेंट्स जो हैं, चाहे ये 11 हैं या ये ट्रेस एलिमेंट्स हैं, ये सारे मिनरल फॉर्म्स में ही पाए जाते हैं नेचर में। बेटा जी चौथा कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट कौन शुरू हो गया? बायोस्फीयर। कौन शुरू हो गया? बायोस्फीयर। तो पहले बायोस्फीयर की डेफिनेशन आपको पढ़ा दूं। बायोस्फीयर इज द रीजन ऑफ अर्थ कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ। इट इंक्लूड्स lower atmosphere, the oceans, rivers, lakes, soils and solid sediments that actually interchange materials with all type of living organisms, especially human beings, animals and plants. Animals definition आपकी कहाँ तक जाएगी? Animals and plants तक। ठीक हो गया बेटा जी। तो अब जरा सुन भी नहीं, इस डेफिनेशन में क्या कहा गया है? इस डेफिनेशन में कहा गया है एटमॉस्फेयर में अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है तो वो बायोस्फीयर है। ओशियंस में लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहां पे क्या बना रहे हैं? बायोस्फीयर मौजूद है। सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर में अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं तो सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर में वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या बना रहे हैं? बायोस्फीयर बना रहे हैं। समझ आ गई? सॉइल के अंदर अगर एनिमल्स, प्लांट्स, सॉइल ऑर्गेनिजम्स एंड सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं तो वो उस सॉइल का क्या बना रहे हैं? बायोस्फीयर। नाउ इन ऑल दीज नॉन लिविंग components of the environment, living organisms are making biosphere, not only making but also interchanging materials with them. डेफिनेशन के बाद बेटा ये एक और डेफिनेशन आ गई है इकोसिस्टम, क्योंकि बायोस्फीयर को किसके जरिए से स्टडी किया जाता है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की डेफिनेशन आपकी किताब में मौजूद है। इस डेफिनेशन को जरा सुन लें। क्या कहा गया? इकोसिस्टम इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, यानी हमने किसी भी बायोस्फीयर को स्टडी करना है तो उसमें एक इकोसिस्टम को स्टडी कर लें। ठीक है भाई, आसानी हो जाएगी। तो बायोस्फीयर व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट।
कहाँ तक ये डेफिनेशन चलेगी इकोसिस्टम की? एनवायरनमेंट तक, एनवायरनमेंट तक, यहाँ तक। अब बेटा जी जो है बायोस्फीयर की कंपोजिशन, एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म व्हिच लाई इन ए डेफिनेट जोन, एक खास जगह में पाए जाते हैं, एंड डिपेंड्स ऑन फिजिकल फैक्टर्स। वो कौन कौन से किस जगह पाए जाते हैं? वो उस जगह की फिजिकल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, जो है सॉइल कंडीशंस, ठीक है ना जी, वहाँ पे शेल्टर कितना है, क्या उनके लिए वो टॉलरेबल रेंज में वो कंडीशन मौजूद है, इस तरह के फैक्टर्स के ऊपर जो है कि किसी भी बायोस्फीयर के अंदर किस किस्म के प्लांट्स, एनिमल्स और दूसरे की कंपोजिशन होगी, उस पर डिपेंड करता है। लास्ट पैराग्राफ फिर बेटा जी एनवायरमेंटल पोल्यूशन के ऊपर ही है, वो उसकी डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी है, ठीक है ना जी। तो डेफिनेशन के बाद पहले 2 लाइंस में डेफिनेशन है, फिर उसके बाद क्या है काजेस, ठीक है ना जी। काजेस एनवायरमेंटल पोल्यूशन की डेफिनेशन हम पहले कर चुके हैं। पहले हमने डेफिनेशन कर ली है इसकी। अब इसकी काजेस, कितनी काजेस बताई गई आपकी किताब में? 4 काजेस। रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना जी। तो ये जो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन की काजेस हैं। तो इसकी वजह से जो है पोल्यूशन का जो फिनोमिना है या नेचुरल प्रोसेस है या आर्टिफिशियल प्रोसेस है, ये अब बड़ी तेजी से फैल रहा है तकरीबन हर दुनिया के शहर में। इसके असरात कुछ इस तरह से हैं कि दी क्वांटिटी ऑफ द पॉल्यूटेंट्स जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, और उसके नतीजे में जो है बड़ी तेजी से ह्यूमन हेल्थ और हमारे जो है नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो डैमेज हो रहे हैं। इंशाअल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम पहले अलग-अलग पोल्यूशन की टाइप्स पढ़ेंगे, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, अलग-अलग करके। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पे पूछें, बेसिकली आपको ज़्यादा याद ही करना है। शुक्रिया।